हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 10 के टेक्स्ट से क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो आई होप आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लिया होगा एंड उसको देखने के बाद आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी ईजी हो जाएंगे। सो क्वेश्चन 1 है, व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, what does she ask for? Does she get it? Why not? So थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बिकॉज कीसा गौतमी दो बार घर घर जाती है। पहली बार जब उसका बेटा मरता है, तो ये पहला पार्ट है। सो जब उसका बेटा मर जाता है तो वो घर घर जाती है। सो गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस का मतलब है घर घर जाना, एंड वो कुछ मांगती हैं उनसे। क्या उसको वो मिलता है? क्यों नहीं? So when her son dies, Kisa Gautami goes from house to house asking for a medicine to cure her son. She didn't get any help because there is no, यहाँ पे no होना चाहिए, there is no cure for death. Instead, people thought that she had gone mad due to grief. तो जब वो घर घर जाती है अपने बेटे के मरने के बाद, तो वो उनसे क्या मांगती है? मेडिसिन, ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए। तो उसको डेथ क्या लग रही है? एक एलमेंट, एक डिजीज लग रही है, एंड उसको क्या लग रहा है कि किसी मेडिसिन से मेरा बेटा वापस जिंदा हो जाएगा। शी डेंट गेट एनी हेल्प, उसे कोई हेल्प नहीं मिली, बिकॉज कोई क्योर नहीं है डेथ का। इंस्टेड लोग क्या सोचे थे कि वो पागल हो गई है गम की वजह से, ड्यू टू ग्रीफ। कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। वॉट डज शी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड? डज शी गेट इट? वाई नॉट? सो कीसा गौतमी वापस घर से घर जाती है बुद्धा से बात करने के बाद। इस बार वो क्या मांगती है? क्या उसको मिलता है? क्यों नहीं? So after speaking to Buddha, Kisa Gautami goes from house to house asking for a handful of mustard seeds. However, there was a condition to this demand from Buddha, that she should procure it from a household that has not seen death of any friend or relative. She tried her best but couldn't find a single household that hasn't been afflicted with the sorrow of death of a loved one. तो बुद्धा से बात करने के बाद कीसा गौतमी घर घर जाती है सबसे मुट्ठी भर राई मांगने के लिए, राई या सरसों। पर एक कंडीशन भी थी बुद्धा के द्वारा कि उसे ये प्रोक्योर कहाँ से करना है? ऐसे हाउस होल्ड से, ऐसे घराने से जिसने कभी भी किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव का डेथ ना देखा हो। तो पूरी कोशिश करती है, पर उसको एक भी सिंगल हाउस होल्ड नहीं मिलता है जिसने किसी भी लव्ड वन का डेथ ना देखा हो। सो अफ्लिक्टेड विथ यानी अफेक्टेड हुआ हो, जो अफेक्टेड बाय सम सॉरो। सो ऐसा कोई भी हाउस होल्ड उसको नहीं मिला। वॉट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? वॉज दिस वॉट द बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड? तो जब ये सेकेंड टाइम जाती है घर घर, तो उसको क्या समझ में आता है जो उसको पहली बार जब वो घर कर गई थी समझ में नहीं आया था? क्या बुद्धा यही चाहते थे? उसको समझाना। So Kisa Gautami understood that death is one of the inescapable sufferings for all mortals, and it is universal. Life is like a flickering lamp which finally extinguishes. There is no cure for this suffering, and one has to learn to make peace with it and come to terms with it. Yes, this is what Buddha wanted her to understand. So Kisa Gautami को क्या समझ में आता है कि डेथ एक इनएस्केपेबल सफरिंग है सारे मॉर्टल्स के लिए। इनएस्केपेबल यानी जिसके चंगुल से आप भाग नहीं सकते। मॉर्टल्स यानी जो भी जीवित प्राणी हैं, सो जो भी जिंदा है उसको एक दिन मरना ही है, और ये यूनिवर्सल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीसा गौतमी को डेथ मिलेगी या उसके रिलेटिव्स को डेथ मिलेगी। ये सबके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। और लाइफ कैसी है, उसको कैसा लगता है? फ्लिकरिंग लैम्प की तरह लगता है, जो फाइनली एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ शाइन करेगी एंड फाइनली एक लैम्प की तरह बुझ भी जाएगी। इस सफरिंग के लिए कोई भी क्योर नहीं है, एंड सबको इसके साथ पीस बनाना पड़ेगा। पीस बनाने आप फाइट नहीं कर सकते हो डेथ के साथ, आपको पीस बना के रखना पड़ेगा एंड इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो कम टू टर्म्स विथ इट, यानी सो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं डेथ की, वो इतनी है कि वो कभी भी किसी को छोड़ेगी नहीं। तो कभी ना कभी कि सबका डेथ आने वाला है, एंड इस चीज़ से आपको क्या करना पड़ेगा? पीस बनाना पड़ेगा। यस, दिस इज़ व्हाट बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, एंड यही बुद्धा उसको समझाना चाहते थे। आप इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड कर सकते हैं कि देर इज़ नो पॉइंट इन सफरिंग, देर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग योर लाइफ इन ग्रीफ, और यू नो मेकिंग योर सेल्फ सफ़र
ड्यू टू दिस ग्रीफ, आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट ये था टू हाईलाइट दैट कि शी इज़ नॉट अलोन, वो अकेली नहीं है सफरिंग में, सबको ये सफरिंग होता है। Why do you think Kisa Gautami understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि कीसा गौतमी को सेकेंड टाइम ये समझ में आया, या उसको सिर्फ सेकेंड टाइम ही समझ में आया, एंड किस तरह से बुद्धा ने उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज की? तो आपको थोड़ा सा डीप जाना है कि एक्चुअली आखिर ऐसा हुआ क्या कि उसको ये चीज़ समझ में आई। सो कीसा गौतमी टुक डेथ ऑफ हर चाइल्ड वेरी पर्सनली, एज वी ऑल नॉर्मली डू। सो मेन पॉइंट क्या है कि कीसा गौतमी ने जो डेथ है, अपने चाइल्ड की जो डेथ है, उसको बहुत ही पर्सनली लिया, जैसा कि हम सब करते हैं। हमारे किसी लव्ड वन की डेथ होती है तो हम उसको बहुत ही पर्सनली लेते हैं, बिकॉज ये हमारा पर्सनल लॉस है। ये एक इनएविटेबल चीज़ है, इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी हमारे चहीते हैं, अगर वो मर जाएंगे तो ये हमारे लिए पर्सनल लॉस होगा। बट सेकेंड टाइम शी रियलाइज्ड दैट दिस सफरिंग इज यूनिवर्सल। तो उसको क्या रियलाइज होता है सेकेंड टाइम कि ये सफरिंग उसका अकेले का नहीं है, ये यूनिवर्सल है। She was being selfish, thinking that it is only she that is afflicted with such great pain and suffering. Buddha made her realize that all mortals on this planet have to go through this suffering. There is no escape from it, and grieving over that doesn't bring peace of mind, but accepting it as a term of life does. So वो सेल्फिश हो रही थी ये सोच के कि ये सिर्फ उसके साथ हुआ है, जो ये ग्रेट पेन और सफरिंग है ये सिर्फ उसके साथ हो रहा है। एंड बुद्धा ने क्या रियलाइज कराया उसको कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं इस प्लानेट में, सबको इस सफरिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। इससे कोई एस्केप नहीं है। जिस तरह से वो एस्केप होना चाह रही थी, क्योर ढूंढ रही थी डेथ का, एंड ग्रीव करना, डेथ पे ग्रीव करना कभी भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देगा, बिकॉज उसके साथ यही हो रहा था। वो इतना ज़्यादा शोक मना रही थी कि वो पागल हो गई थी, लोग उसको पागल समझ रहे थे। सो ऑफ कोर्स ये एक सिंबॉलिक कहानी है, एंड ऐसा होता भी है। लोग लॉस से इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ हो जाए और ये जिंदा हो जाए। तो ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कभी आपने सुनी ना हो, मूवीज़ में देखी होंगी आपने, या आपने कभी भी किसी को ऐसे करते हुए देखा होगा। ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि हमें उस मोमेंट पे ऐसा लगता है, हम इतना अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से कि हमें किसी भी कीमत पे वो वापस चाहिए। एंड ये समझना उस मोमेंट पे कि इससे कोई एस्केप नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। एंड यही बुद्धा उसको समझाना चाह रहे थे, एंड ये बताना चाह रहे थे कि जो ग्रीव करते हैं, जो शोक मनाते हैं, उससे कभी भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। उसको एक्सेप्ट करना एज अ टर्म ऑफ लाइफ, कि ये ज़िंदगी का जो है चलन यही है, ये एक टर्म है लाइफ की। अगर आपको जीवन मिला है तो आपको मरना पड़ेगा एक दिन। इसको एक्सेप्ट करना ही आपको पीस ऑफ माइंड देगा। आजकल की लैंग्वेज में लाइक हाउ वी से मूव ऑन। सो उसको बुद्धा बेसिकली दूसरी लैंग्वेज में क्या समझा रहे थे कि मूव ऑन विथ योर लाइफ, आगे बढ़ो। अब इस चीज़ पे ड्वेल करने से तुम्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? Do you agree with Kisa Gautami that she was being selfish in her grief? तो आप सेल्फिशनेस को, स्वार्थ को किस तरह से समझते हैं कि ये स्वार्थ क्या होता है? और आप किसी को स्वार्थी बोलते हैं तो आप क्या, किस सेंस में बोलना चाह रहे हैं? तो आप क्या अग्री करते हैं कीसा गौतमी से कि वो सेल्फिश हो रही थी? सो ऑफ कोर्स जब हम एक्सप्लेनेशन का वीडियो डिस्कस कर रहे थे, मैंने इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं किया था उस मोमेंट पे, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर आप बहुत बार सोचेंगे तब आपके पास कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी कि वो खुद को क्यों सेल्फिश बुला रही थी। कि अगर हम अपने किसी लॉस के लिए इतना ज़्यादा शोक मना रहे हैं तो हम सेल्फिश कैसे हो गए? तो इस चीज़ को समझने के लिए लेट्स सी दिस आंसर। सेल्फिशनेस मीन्स बीइंग कंसर्न्ड विद वंस ओन वेलफेयर एंड दिस रिगार्ड टू अदर्स। तो सेल्फिशनेस की डेफिनेशन क्या होती है, आइडिया क्या है कि आप सिर्फ खुद के वेलफेयर के लिए, खुद की अच्छाई के लिए आप कंसर्न रहते हैं और दूसरे को डिसरिगार्ड करते हैं। मतलब आप दूसरे को कंप्लीटली या इग्नोर करेंगे आप, या हमेशा अपना जो वेलफेयर है उसको दूसरे के ऊपर रखेंगे। दैट इज हाउ यू आर सेल्फिश। इस तरह से आप सेल्फिश हैं। In usual sense of the word, we may not directly see that Kisa Gautami was being selfish. So your usual sense of the word है, usual sense of the word यानी जो usual meaning है इस word का, उससे हम डायरेक्टली ये नहीं देख पाएंगे कि कीसा गौतमी सेल्फिश थी या सेल्फिश हो रही थी।
However, through her actions, we can observe that she was so immersed in the grief of the death of her son that she failed to realize that she was causing pain to others while asking if they had lost anyone close to them. But वो कर क्या रही थी? सबके पास जा रही थी, सबसे पूछ रही थी कि क्या आपके घर में कोई मरा है कि नहीं। एंड ये सवाल पूछते ही, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप उन घरानों में से एक हैं एंड आप कि बहुत ही क्लोज चहीते रिलेटिव या फ्रेंड आपने खो दिया है एंड आपसे कोई आके ऐसा सवाल पूछे, तो इमिडिएटली क्या होगा, आपको दुख होगा, बिकॉज आप उनको याद करेंगे। तो उस मोमेंट पे अगर आपको दुख होगा या फॉर अ मोमेंट आपको अपने लॉस का एहसास होगा कि अरे हाँ, मैंने तो ये फ्रेंड खो दिया था। ये सवाल पूछते ही आपको ये चीज़ याद आएगी। उस मोमेंट के लिए आपको एक लॉस फील होगा, एक पेन आएगा, पेन ऑफ लॉस, पेन ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो क्या कर रही है, दूसरों को पेन दे रही है। एंड वो रियलाइज नहीं कर रही है, वो ये सोच नहीं रही है कि उसका एक्शन जो है किसी को पेन दे सकता है अगर किसी ने अपना चहीता खोया है तो। एंड इस वजह से, क्योंकि वो दूसरे के बारे में सोच नहीं रही है, इसलिए वो सेल्फिश है। She made them remember their deepest griefs and in turn ended up multiplying the grief she was carrying with her. सो वो क्या कर रही है, दूसरों को याद दिला रही है उनकी डीपेस्ट, उनके गहरे शोक को याद दिला रही है, गम को याद दिला रही है। एंड इस तरह से वो क्या कर रही है, अपने ग्रीफ को, अपने गम को क्या कर रही है, वो मल्टीप्लाई कर रही है। दिस इज इंडीड सेल्फिश ऑफ हर। ये जो चीज़ वो कर रही है वो डेफिनेटली सेल्फिश है, बिकॉज उस मोमेंट पे वो सब कुछ भूल चुकी है कि दूसरों को क्या फील होगा, दूसरे क्या सोचेंगे। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को जिंदा करना है, एंड दिस इज सेल्फिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म पे वहाँ पर मिलेंगे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।